जनता खबर में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज हमारे साथ में हैं जनता दल उत्तर प्रदेश के विधानमंडल दल के नेता रहे, पूर्व विधायक, संसदीय नियमों के ज्ञाता, प्रख्यात समाजवादी नेता श्री सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी। आप देवरिया से विधायक रहे। आज आपसे जानते समझते हैं कि जयप्रकाश जी का कैसे जीवन परिवर्तनशील रहा और आज का जो समाजवादी आंदोलन है वह किस दिशा में जा रहा है। साथ ही जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है उसके विभिन्न दलों के द्वारा क्या हो रहा है। आपका हार्दिक स्वागत है जनता खबर में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जनता खबर के दर्शकों को हमारी तरफ से सादर अभिवादन, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो ये सर जयप्रकाश जी का, चूंकि अक्टूबर माह जो है जयप्रकाश जी का जो है उनका पुण्यतिथि भी 8 अक्टूबर को पड़ता है और 11 अक्टूबर को जन्मतिथि पड़ता है। अक्टूबर माह में जो है जयप्रकाश जी याद किए जाते हैं, उनके योगदान पर चर्चा होती है। तो जयप्रकाश जी का जो है हम लोग देखते हैं कि जो साम्यवादी उनका मार्क्सवाद का जो दर्शन रहा जब वो विदेश पढ़ने गए और प्रेरित हुए, और बाद में फिर वो गांधीवादी हो जाते हैं। तो इस पर जो है हमारे जनता खबर के दर्शकों को आप कुछ बताइए कि कैसे ये परिवर्तन जयप्रकाश जी में आया जो है। जी। जयप्रकाश जी अमेरिका गए पढ़ाई के जी। लिए जी। और वहाँ से वो जब वापस आए देश में तो उस समय वो पूरी तरह से मार्क्सवादी होकर आए थे। जी। और मार्क्सवाद के चिंतन में उनकी दृढ़ आस्था थी और उसमें कोई संशोधन और परिमार्जन करने को तैयार नहीं थे। लेकिन स्वदेश आने के बाद महात्मा जी के संपर्क में, वो प्रभावती जी के जरिए महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और जयप्रकाश जी गांधी जी के सानिध्य में आकर यहाँ भारत के स्वाधीनता संग्राम में हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट पार्टियों की भूमिका को उन्होंने देखा। इससे उनके भीतर क्षोभ पैदा हुआ। और दूसरी बात यह है कि गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह के जरिए जो ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ से ख़त्म करना चाहते थे, हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाना चाहते थे। तो स्वदेश में जिस तरीके से आने के बाद महात्मा गांधी के साथ हिंदुस्तान की जनता लामबंद हो रही थी और जनता में जो गांधी जी का आग्रह था, यहाँ जो तौर तरीका था गांधी जी के लड़ाई का स्वाधीनता संग्राम में, तो यहाँ आने के बाद हिंसा की निरर्थकता को स्वयं उन्होंने देखा और इस बात को समझा कि हिंसा के जरिए जो समाजवादी समाज की संरचना है वो भारत के संदर्भ में व्यवहारिक नहीं है, ठीक नहीं है। और वो धीरे धीरे जो गांधी जी के संपर्क में आए तो एक तरह से उनको उनके विचारों में जो परिवर्तन आया, तो वो अंत में इस बात के बिल्कुल वो पक्षधर हुए कि भारत आज़ादी के बाद, आज़ादी मिलने के बाद हिंदुस्तान में जो समाजवादी समाज की संरचना होगी वो अहिंसा और सत्याग्रह के जरिए जो गांधीवादी समाजवाद, तो गांधीवादी समाजवाद के जरिए हिंदुस्तान के भीतर वो समतामूलक शोषण विहीन समाज की संरचना चाहते थे। और इस तरह यदि आप देखें तो जैसे नदी का जल प्रवाहमान होता है, ठीक उसी तरह से जयप्रकाश जी के जो उनका जो राजनीतिक चिंतन है उसमें जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन उसी तरह है जैसे नदी का जल प्रवाहित हो रहा है। क्योंकि जयप्रकाश जी का जो चिंतन है वो ठहरा हुआ चिंतन नहीं है, वो नदी के पानी के प्रवाह की तरह है। और इसीलिए
उसमें जो मार्क्सवाद से गांधीवाद की तरफ, जी फिर गांधीवाद से आगे चल के फिर वो भूदान से जुड़े। जी जी तो इस तरह जो आप देखते हैं तो वो इनकी एक विचार यात्रा थी। जी और उनके इस विचार यात्रा में उनका जो वैचारिक चिंतन था वो ठहरा हुआ नहीं था। जी और सही माने में यदि विज्ञान में आप देखें तो अंतिम कोई वस्तु नहीं होती, काल और परिस्थितियों के मुताबिक उसमें परिवर्तन होना चाहिए। जी लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल वो शाश्वत चीज़ें हैं जी और उसमें कोई बदलाव संभव नहीं है। लेकिन भारतवर्ष में समाजवादी समाज की संरचना वो हिंसा के जरिए नहीं, जी अहिंसा के जरिए आए, इस बात के वो पक्षधर थे। अब वो उन्होंने देखा भी इसे, जी उसे आगे तक जी वो इस देश में उन्होंने बढ़ाने का काम किया। जी जी और वो लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से बुद्ध ने वो जो है अंगुलमाल डाकू था उसका हृदय परिवर्तन कर दिया था, तो बुद्ध के बाद जो है फिर कोई हुआ इतना बड़ा परिवर्तनकारी कि जयप्रकाश जी ने वो माधव सिंह कौन कौन जो है उस समय के बड़े डकैत थे उनका परिवर्तन करके और सैकड़ों जो है डकैतों का डकैती जीवन त्याग करा करके मुख्यधारा में शामिल जी, कर बहुत जी बड़ा जी काम हाँ जी जयप्रकाश जी ने मोहर सिंह और वहाँ, कौन कौन से जी वो जी जी चंबल के चंबल का जी जी दुर्दांत जो दस्युओं को हाँ दसवें जी बिना जी बिना किसी राजकीय सहयोग के, हाँ बिना हाँ किसी सरकारी जी सहयोग जी के इनका उस समय इतना और आतंक स्वयं हुआ करता जाके था उनका जी हृदय परिवर्तन जी कराना एक जी बहुत बड़ा काम। हाँ और हाँ ठीक आपने कहा जी जी कि जी तथागत बुद्ध के बाद जी जयप्रकाश जी नारायण ने अच्छा इस तरह का काम, जी हृदय परिवर्तन का काम, जी व्यक्तियों जी के बदलने का काम। व्यक्तियों के बदलने क्योंकि हृदय क्योंकि परिवर्तन यहाँ कार्ल जी मार्क्स के चिंतन जी और गांधी जी के चिंतन में जी यही जयप्रकाश जी गांधी जी के साथ खड़े होते हैं जी कि व्यक्ति के परिवर्तन से ही समाज बदलेगा। जी जी और जो मार्क्सवादी चिंतन है वो ये है कि हम समाज बदल देंगे तो व्यक्ति बदल जाएगा। जी तो ये सही साबित नहीं हुआ। आज हाँ दुनिया भी देख रही है। जी तो चाहे वो सोवियत गणराज्य का विघटन हो, विघटन हाँ के बाद जो वहाँ भगदड़ मची, जी सोवियत गणराज्य विघटित हुआ सन 1991 में, जी कई देशों में विभाजित हुआ। जी हाँ? हम्म और वहाँ बाद में आपने देखा कि सोवियत समाज में यदि समाज बदल गया होता जी तो सोवियत गणराज्य के विघटन के बाद वहाँ समाज की क्या स्थिति हुई? जी लोग जी भागे। हाँ 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 और जी लोग भागे तो गए गिरजाघरों में, जी मंदिरों जी में, जी मस्जिदों जी में। जी जी वो इस बात का द्योतक है जी कि व्यक्ति नहीं बदला। व्यक्ति नहीं बदला आपने ऊपर से कुछ चीजें थोपी जरूर, जी लेकिन व्यक्ति नहीं बदला। व्यक्ति नहीं और गांधी बदला जी का आग्रह ये था जी कि नहीं, व्यक्ति बदलेगा तो समाज बदलेगा, और यही जयप्रकाश जी का आग्रह था। जी तो जयप्रकाश जी ने वो बुद्ध का जो संस्मरण है जी जी वो जी जयप्रकाश जी के विचारों से प्रभावित होके, जी और उस समय जो असंभव दिखने वाला कार्य था हाँ वो संभव जयप्रकाश जी ने जयप्रकाश जी ने संभव जो सरकारें हथियार डाल चुकी थी एक तरीके से किया। जी 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 बहुत अच्छा वो रहा वर्णन ये जो है सर्वोदय आंदोलन जो हुआ भूदान आंदोलन हुआ और जी एक बात मैं आपको हाँ बताऊं जी 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 कि जयप्रकाश जी विलक्षण क्रांतिकारी थे, विलक्षण राजनेता थे जी और विलक्षण नायक थे इस मामले में जी कि मैं पिछले बार भी आपसे साक्षात्कार में मैंने इस बात जी को कहा था जी कि दुनिया में जितनी क्रांतियां हुई हैं, जितने परिवर्तन हुए हैं, उनके जो नायक हुए हैं उसमें अद्भुत जयप्रकाश जी थे, जिनको बड़े परिवर्तन, कई परिवर्तन करने का, नेतृत्व करने का ये इतिहास ने सौभाग्य जयप्रकाश जी को दिया। जी जी सन 1942 का जो आज़ादी के संग्राम का जो निर्णायक चरण था, जी उसमें पूरी तरह से जयप्रकाश जी की अगुवाई में उस समय का नौजवान जी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ा, क्योंकि गांधी समेत कांग्रेस के समूचे शीर्षस्थ नेता गिरफ्तार कर लिए थे, कोई बाहर नहीं था। हाँ जेलों में चले जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, ये लोग मिलके 42 के क्विट इंडिया मूवमेंट को उसके तार्किक परिणत तक पहुंचाने का काम किया। और सन 1946 में जयप्रकाश जी जब जेल से बाहर निकलते हैं जी तो जयप्रकाश जी के अभिनंदन में राष्ट्र कवि दिनकर ने जो ऐतिहासिक कविता जी जो पढ़ी थी जी वहाँ के विशाल जनसमूह में, तो वो पूरी कविता तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ लाइनें हम आपको बताना चाहते हैं जी कि वो सुनो भविष्य पुकार रहा, जी सुनो भविष्य पुकार वो रहा सुनो भविष्य पुकार रहा, वो दलित देश का त्राता है जी वो
वो स्वप्नों का दृष्टा, जयप्रकाश भारत का भाग्य विधाता है। भारत का भाग्य ये विधाता। सन 1946 में जी। महाकवि दिनकर रामधारी सिंह जिन्होंने दिनकर इस बात को जी, कहा कि जी, जयप्रकाश है नाम देश के आतुर हठी जवानी का। जी, तो जी, जयप्रकाश नारायण विलक्षण जी, व्यक्तित्व के थे, और ये इतिहास में उनका नाम दो बड़े परिवर्तनों के नायकत्व जी। करने का जो मौका हाँ, मिला है, जो देश की आजादी के पहले भी और देश की आजादी के बाद भी है और देश की आजादी के संग्राम का जो निर्णायक लड़ाई था वो उनकी अगुवाई में लड़ा गया। जी। और भारतवर्ष में सन 1975 में जब इस देश में लोकतंत्र लोकतंत्र का गला दबा दिया गया गला था, दबा जब दिया आपातकाल इस देश में लागू किया गया, जी, जी। तो उस समय लोकतंत्र की बहाली का भी जी। आंदोलन जयप्रकाश जी के अगुवाई में लड़ा गया। जो आज लोकतंत्र का आनंद इस देश की जनता जो ले रही है, जो सुख ले रही है लोकतंत्र के नाम पर, जो उसका मताधिकार सुरक्षित है, जो उनके नागरिक अधिकार सुरक्षित है, ये समूचा श्रेय जयप्रकाश नारायण जी जाता है। हम लोगों का याद है कि जयप्रकाश का बिगुल बजा जाग उठी तरुणाई है। तो चाहे वो 46 की तरुणाई हो, 42 की तरुणाई हो, और चाहे 74 में, जब 72 वर्ष के जयप्रकाश नारायण थे जीवन के उत्तरार्ध में, तब इस देश के तरुणों के नेता, युवाओं के नेता हुए, और इस देश का नौजवान उनके पीछे चला। तो कुछ इस प्रकार से थे कि क्रांति द्वार पे आई, उठो जवानों तिलक लगाने क्रांति द्वार पर तिलक लगाने जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है। जी, बहुत सुंदर। तो उसके बाद फिर जयप्रकाश जी का इससे पहले जो सर्वोदय होता है, सर्वोदय आंदोलन, भूदान आंदोलन, तो उसमें जयप्रकाश जी की क्या भूमिका रहती है विनोबा जी के साथ में? जी। आजादी के बाद पहला इस देश में जो चुनाव हुआ, जी, सन 1952 का लोकसभा का चुनाव, जी, सन 1952 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी और उसके सामने सोशलिस्ट पार्टी इस देश में चुनाव लड़ी, जी, और उसके बहुत बड़े मास लीडर जयप्रकाश नारायण थे, जी, और इतिहास इस बात का आज आपको सबूत देता है, जी, कि बड़ी बड़ी सभाएं, यहाँ तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल जी के मुकाबले बड़ी बड़ी जनसभाएं पूरे देश में जयप्रकाश नारायण की हुई, जी, सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए, जी। लेकिन 52 के चुनाव का जो परिणाम आया उससे जयप्रकाश जी बहुत विचलित हुए, जी, और वो कोमल हृदय के आदमी थे, जी, जी। और उनके अपेक्षा के मुताबिक परिणाम नहीं आया, और वो चुनाव पराजित 52 के चुनाव के बाद जो जनादेश आया, जी, वो उसके बाद फिर भूदान की तरफ चले गए, जी, और मेरा ये मानना है कि यदि भूदान की तरफ उस समय जयप्रकाश जी न गए होते, जी, और जयप्रकाश जी समाजवादी आंदोलन में बने रहे होते, समाजवादी आंदोलन का नेतृत्व करते रहते, तो वो 57-62 आते आते हिंदुस्तान में सोशलिस्ट विकल्प हो गया होता, सोशलिस्ट पार्टी विकल्प हो गई होती, और समाजवादी बिखराव नहीं हुआ होता समाजवादी आंदोलन का, जी। लेकिन वो इस देश के समाजवादी आंदोलन का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन था, जब 52 के चुनाव के पराजय के बाद जयप्रकाश जी रुक नहीं पाए सक्रिय राजनीति में, और सक्रिय राजनीति को उन्होंने छोड़ के फिर भूदान की तरफ चले गए संत विनोबा जी के साथ जुड़ के भूदान और ग्रामदान, और वहां जाने के बाद भी उस आंदोलन को बहुत गति उन्होंने दिया, बड़े पैमाने पर बिहार प्रदेश में जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, क्योंकि वो राज्य ऐसा है जहां आज़ादी के बाद भी राजस्व सुधार नहीं हुआ, जी, और रेवेन्यू रिफॉर्म नहीं हुआ। आज भी बड़े बड़े जोत के किसान वहाँ आपको राजस्व अभिलेखों में मिलेंगे और सही माने में मिलेंगे, वहाँ जमीनों का बंटवारा गरीबों के भीतर नहीं हुआ। तो जयप्रकाश जी ने अहिंसक तरीके से भूस्वामियों को राजी करके भूमिहीनों में कृषि योग्य जमीन, या जो आवास विहीन लोग थे उनको आवास के लिए जमीन उपलब्ध कर भूदान के जरिए, ग्रामदान के जरिए जो उन्होंने किया, तो उसको भी बड़ी सफलता मिली, बहुत बड़ा एक काम था। और खास तौर से कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में जो तेलंगाना का क्षेत्र है आज का, उसमें भी जो तमाम लोगों ने तो जयप्रकाश जी का जो पश्चिम बंगाल, आसाम में, जयप्रकाश जी के इन कामों से ये बात स्वतः ये इस बात को प्रमाणित करता है कि जयप्रकाश जी का जो व्यक्तित्व है बहुआयामी, वो मल्टी डायमेंशनल उनकी पर्सनालिटी थी, और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में, जयप्रकाश जी केवल राजनीति से एक
जुड़ के एकांगी नहीं हुए। जी 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 वो जी। रचना से भी जुड़े, सर्वोदय हाँ जैसे आंदोलन से, भूदान जैसे लोगों से, हाँ ग्रामदान हाँ आंदोलन से जुड़ के, जी और उस आंदोलन को भी बहुत गति मिली जयप्रकाश जी की वजह से। जी जी। और फिर वो भूदान आंदोलन सर्वोदय आंदोलन से निकल कर के अंत्योदय की ओर चलते हैं, जी अंत्योदय आंदोलन जी बना जी देते हैं। जी जी तो सर्वोदय से अंत्योदय की ओर जो जी है, जी। तो इसमें हाँ अंत्योदय के बारे में कुछ जो जो तो है जी सर्वोदय, तो जयप्रकाश जी का आग्रह अंत्योदय की तरफ था, जी अनटू द लास्ट की तरफ। जी तो गांधी जी जैसे रस्किन, थोरो, टॉलस्टॉय के विचारों से गांधी जी प्रभावित हुए। जी गांधी जी का भी जो व्यक्तित्व है वो ठहरे हुए तालाब की पानी की तरह नहीं है। जी गांधी जी भी निरंतर जैसे जैसे दीर्घायु हुए हैं, हाँ वैसे वैसे क्रांतिकारी हुए हैं, वैसे वैसे उनके विचारों में जो जड़ता थी, जो रूढ़िवादी विचार थे, उसको उन्होंने त्यागा। जी और इसी तरह की प्रगति आप जयप्रकाश जी के व्यक्तित्व में पाएंगे। जी जयप्रकाश जी अमेरिका से वापस आने के बाद, हाँ जयप्रकाश जी भारतवर्ष में आने के बाद, जयप्रकाश जी का जो राजनीतिक चिंतन है, जी तो निरंतर उसमें बदलाव आया है। जी तो जी जो भी महापुरुष हाँ जो काल और परिस्थितियों के मुताबिक जिसका देशी चिंतन था, जी भारतवर्ष में, भारतवर्ष के लिए हाँ जिनका चिंतन था यहाँ के परिवेश में, वो ठहरे हुए पानी की तरह आपको नहीं मिलेंगे। जी जी क्योंकि परिवर्तनशील निरंतर क्योंकि जहाँ परिवर्तनशील हाँ जहाँ पानी जलाशय के रूप में होगा, पानी में सड़ाध आएगा। हाँ जहाँ हाँ पानी जी जी स्टैग्नेंट होगा, वहाँ सड़ाध आएगा। बिल्कुल 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 तो ये लोग प्रवाहमान लोग थे, ये जी। नदी की तरह बराबर प्रवाहमान थे। जी तो जी उनका जो अंत्योदय का चिंतन था, उनका हम्म, ये कहना था कि जो जनता द्वारा निर्वाचित जो सरकार है, जी वो लोकप्रिय सरकार का आकलन इस बात पर होना चाहिए कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ जो अनटू द लास्ट है, जी उस अंतिम आदमी को केंद्र में रख के ही किसी योजना का निर्धारण होना नियोजन और चाहिए। कार्यान्वयन और उसके कार्यान्वयन की सफलता यदि आपको मापनी है, जी तो आप उससे देखिए जो अंतिम आदमी है, अंतिम पायदान पर जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके जीवन में कितना परिवर्तन आया। जी 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 हाँ जब उसके जीवन में परिवर्तन आएगा तभी जो जी, है तब सरकार ये बात समझे कि उसकी योजनाएं कारगर हुई हैं, और जी जिसको लक्ष्य करके योजना बनाई गई है, वो उससे वो लाभार्थी तक वो जी योजना पहुंच जी रही है। जी जी मुझे किसी शायर की शेर थी कि कोठियों से न हिंदुस्तान के मुल्क के मयार कुआं किए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पे आबाद है। तो उस पर जो है अंत्योदय उनका बहुत अच्छा जो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुस्तान गांव में जी बसता है, गाँव में बसता इसलिए है गांधी जी गांव का देश कहते गाँव थे का इस देश देश कहते को। हैं जी अब जी ये दुर्भाग्य है हमारे देश में जी कि बिना सोचे समझे जो विकास के मॉडल को हमने स्वीकार किया है, जी वो हमको विनाश के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया है। जी ये स्वतः जो आज की सभ्यता ने चुना है, जी जो विकास के जिस मॉडल को, जी वो विकास का मॉडल सही माने में हमारी सभ्यता को आज खतरे के मुहाने पर लाके खड़ा किया है। आज सिविलाइजेशन के सामने जी जो गंभीर चुनौतियां हैं, पर्यावरण की जो गंभीर चुनौतियां हैं, जी आप इस बात को याद करिए कि आज़ादी के संग्राम के समय में 7 लाख, 7.5 लाख गांव हिंदुस्तान के भीतर था। जी गांधी जी जब इस बात को कहते थे, 7 लाख, 7.5 लाख गाँव के देश जी की बात करते थे। जी आज 1-1.5 लाख गाँव लापता हो गए, खत्म हो गया। जी जी तो गाँव ही गायब हो हाँ, गए तो जो शहरों का हाँ दानों का आकार जैसा विभक्त होता रूप चला आया जा है रहा है, शहरों का विभक्त हाँ, रूप जो है और जी जो मतलब प्रकृति से हम्म बिना सामंजस्य बनाए, हम्म और जो विकास के मॉडल को हम स्वीकार कर रहे हैं, वो विकास का मॉडल आज हमारे लिए, हमारे जीवन के समक्ष कई तरह की दुश्वारियां पैदा कर रहा है। जो वर्तमान दुश्वारियां जो आज पैदा हुई हैं, चाहे वो पर्यावरण में हो, समाज के जो हमारे सामने हो, कई तरह की जो चुनौतियां खड़ी हुई हैं, जी वो वर्तमान जो विकास का मॉडल हमने स्वीकार कर लिया है, पश्चिम के विकास के मॉडल को, उसके चलते ये चुनौतियां हमारे सामने पैदा हो रही हैं। गांधी जी इसके पक्षधर नहीं थे, जयप्रकाश जी इसके पक्षधर नहीं थे। तो भविष्य में सर क्या आप रूप देख रहे हैं कि ये गांधी जी के सपनों का भारत या जयप्रकाश जी के सपनों का भारत कैसे बनेगा? क्या कुछ दिखाई दे रहा कि कुछ लोग जी देखिए हम आशान्वित हैं, जी क्योंकि इतिहास के चक्र को कोई रोक नहीं सकता है। जी व्हील ऑफ हिस्ट्री का कोई अंतिम आदमी नहीं होता है, जी वो चक्र तो घूमेगा। जी अब ये सही बात यह है कि वर्तमान पीढ़ी अगर अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रही है, हाँ तो अतिरिक्त परिश्रम आने वाली पीढ़ी को करना पड़ेगा।
जी जी लेकिन ये देश बनाया जा सकता है गांधी, लोहिया, जयप्रकाश नारायण के विचारों से ही बनाया जा सकता है। जी गांधी, लोहिया, जयप्रकाश का जो चिंतन था, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, जी जिसमें आदमी के श्रम का सम्मान हो, आदमी के हाथ को मैक्सिमम काम मिले जी और कार्यशील पूंजी कम लगे। आज भी मेरा दृढ़ मत है कि इस देश से बेकारी खत्म करने का इसके सिवा और कोई तरीका नहीं है। जी हम जो अंधानुकरण कर रहे हैं जी और रोज जो हम नई नई टेक्नोलॉजी की तरफ जो अभिभूत होके जो उसे स्वीकार करते चले जा रहे हैं बिना सोचे समझे, जी वो हमारे लिए प्रतिकूल परिणाम ला रहा है। जी 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 गांधी जी बराबर कहते थे कि हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हैं, हम मशीनों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मशीनें आदमी को गुलाम बनाए उस मशीन के हम खिलाफ हैं। जी गांधी जी बराबर इस बात को कहा करते थे कि मशीन का स्वामी आदमी है जी और आदमी की गरिमा बनी रहे, इसलिए वो आदमी आदमी के तरक्की में मशीन सहयोगी हो वहां तक वो स्वीकार किया जा जी सकता है, जी लेकिन आदमी गुलाम हो जाए। अब आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, हाँ रोबोट की बात हो जी रही है, जी जी तो अब आप रोबोट का बताइए इस देश में सबसे ज्यादा अगर ह्यूमन रिसोर्स पूरी दुनिया में कहीं है तो हमारे हिंदुस्तान में जी है। जी जी मानव क्षमता जो है तो आज जी मानव मानव शक्ति संसाधन हाँ इतना मानव प्रचुर, संसाधन हाँ, जो तो है आज जी जी इतना मानव संसाधन जी हिंदुस्तान के भीतर है, तो जी हिंदुस्तान की सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए हाँ जिसमें पूंजी कम हाँ और मानव संसाधन का अधिक जो है हाँ खपत हो मानव सके संसाधन का अधिकाधिक उसमें उपयोग हो, उपयोग हो सके तब जाके आप इस देश में समृद्ध और संपन्न समाज बना सकते हैं। जी और आज यहाँ उल्टा हो रहा है, जी जी यहाँ आर्थिक संसाधनों पर मुट्ठी भर लोग जी अपना आधिपत्य बढ़ाते चले जा रहे हैं। मतलब अमीरी की अट्टालिका खड़ी हो रही है एक कोने में, जी और गरीबी और गुर्बत का पाताल पसरता चला जा रहा है चारों तरफ। जी तो जी जहां गरीबी का पाताल आप पैदा कर रहे हैं हाँ और अमीरी की अट्टालिका खड़ी कर रहे हैं, जी वहां आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ अमन होगा, यहाँ शांति होगी? हाँ कैसे बराबरी होगी, कैसे जो है सब लोग जो है चैन अमन के साथ रह सकेंगे। जी इसी के साथ साथ भविष्य में संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश जी का नारा था, तो जो उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में लाखों के लोग भीड़ में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, और तमाम लोग इस समय जो है कुछ लोग जो है संपूर्ण क्रांति कैसे फिर से पुनर्जीवी हो, दीर्घजीवी हो, उस पर काम कर रहे हैं। तो संपूर्ण क्रांति से भी कुछ लग रहा है कि ये वर्तमान समस्याओं का कुछ समाधान निकल सकता है जयप्रकाश जी की संपूर्ण क्रांति से। बौद्ध जी, जी जयप्रकाश जी का जो संपूर्ण क्रांति है जी वो आज भी 74 से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। जी 74 में जो समाज के सामने जो कई तरह की जो चुनौतियां थीं, उससे भी चुनौतियां विकराल हुई हैं। आज जिस समय आप बैठ के जी हम दोनों 2023 बात में कर हाँ रहे हैं हाँ जी 2023 में, जी वो चुनौतियां आज भी विकराल हुई हैं, खतरनाक रूप उनके हुए हैं। जी तो इसलिए उसकी प्रासंगिकता पर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। टोटल रिवॉल्यूशन आज की तारीख में भी और कल भी जी वो उसका रिलेवेंस बना हुआ है, वो प्रासंगिक बना हुआ है, और समग्र क्षेत्रों में परिवर्तन के लिए जो संपूर्ण क्रांति की जो ज्वाला उन्होंने हाँ, जलाई, जो उन्होंने अलग जगाई, हाँ, हाँ अलग जगाया, जी वो आज भी प्रासंगिक है। और आने वाले दिनों में समाज की सूरत बदलने के लिए संपूर्ण जी क्रांति आवश्यक है। जी मेरा ये मानना है कि अगर आज वो आंदोलन गति नहीं पकड़ पा रहा है, तो आने वाले दिनों में इस देश का नौजवान जी उस तरफ अग्रसर होगा और जयप्रकाश जी के मुताबिक बताए मुताबिक जी उस राह का अनुसरण करेगा। जी और आज मेरा ये कहना है कि कोई भी विचार धरती पर उतारने के लिए उसके प्रति समर्पित संगठन होना चाहिए। जी जी तो इस देश के नौजवान को फिर से इस गंभीरता से इस पर विचार करना और इस तरह का उपकरण तैयार करना जिससे टोटल रिवॉल्यूशन इस देश में आए, संपूर्ण क्रांति आए, जी ये मेरे जैसे लोगों का भी दायित्व है जी कि जो आज उस गांधी, लोहिया और जयप्रकाश नारायण के विचार के मानने वाले जो लोग हैं, जी जो आज बिखरे हुए हैं, जी जो एक सूत्र में नहीं हैं, जी तो मेरे जैसे लोगों का ये आज भी व्यक्तिगत अपने स्तर पर भी मैं निरंतर इस बात की कोशिश कर रहा हूँ कि इन विचारों में आस्था रखने वाले लोग एक मंच पर आएं और ये संगठित होके जी वो नौजवानों से, इस देश के तरुणों से, इस देश के विश्वविद्यालयों और तमाम जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जी उनमें अध्ययनरत
विद्यार्थियों से संवाद स्थापित करके, छात्रों से संवाद स्थापित करके उस दिशा में बढ़ने के लिए कार्यक्रम बनाएं, तो इस देश को एक राह मिल सकता है। और जो सही माने में गांधी, लोहिया, जयप्रकाश जी के सपनों का जो भारत बनना है, वो भारत तो अभी अधूरा है जी, और उस पर काम होना बहुत ज़रूरी है। और आज नहीं तो कल इस देश का जो नौजवान है वो इस बात के लिए प्रयास करेगा। और ये देश सुंदर तभी बनेगा जी, जब गांधी, लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सपनों का भारत बनेगा। जी सर। जी, पिछली बार आपने जो साक्षात्कार दिया हुआ था, आपने जो जनता खबर में बात रखी थी, तो जनता खबर के कुछ दर्शकों ने काफ़ी जो कमेंट किया, तो उसमें वो जानना चाहे कि आपके विचार वर्तमान राजनीति पर कैसे क्या हैं। तो खासकर ये जो वर्तमान समय में एक घटनाक्रम हुआ कि पहले जनता दल यूनाइटेड की ओर से एक बात उभर करके आई कि 1 to 1 भाजपा के मुकाबले गैर भाजपाई को खड़ा किया जाए। तो इधर कुछ जो चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, तो इनमें कुछ क्षेत्रीय दलों के द्वारा प्रत्याशी जो खड़े किए जा रहे हैं, सपा के द्वारा या जनता दल यू के द्वारा या आम आदमी की पार्टी के द्वारा, तो इस पर कुछ हम चाहेंगे कि जनता खबर के दर्शकों को अपने विचार साझा करिए कि इससे क्या जो इंडिया गठबंधन बना है उस पर कुछ आघात लगेगा, या 1 to 1 की जो पॉलिसी थी उस पर कुछ गलत संदेश जाएगा। इस पर आपका क्या सोचना है? देखिए, आज इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में हैं। जी, जो लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाएं हैं जी, उन पर प्रहार हो रहे हैं। जी, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर आपातकाल से हम आज की तुलना करें तो आज की हालत में अघोषित आपातकाल है। बिना घोषणा के आपातकाल के अंतर्गत आप हैं। जी, और जिस ढंग से चुनी हुई सरकार काम कर रही है जी, उसमें जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं की जो गरिमा है वो गरिमा सुरक्षित नहीं दिख रही है। तो इसलिए एक अच्छा काम इस देश के विपक्ष के लोगों ने किया कि भारतीय जनता पार्टी के समानांतर उन्होंने इंडिया गठबंधन को बनाया जी। और इंडिया गठबंधन से एक अच्छा संदेश हिंदुस्तान की जनता को गया, और जिसमें कहा गया कि आने वाले चुनाव में हम 1 to 1 की लड़ाई बनाना चाहते हैं इस देश के भीतर। इसको एक शुभ संकेत माना गया और जनता इस बात को समझी कि आने वाले चुनाव, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो और चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उसमें लोग समझ रहे थे कि एनडीए के मुकाबले इंडिया अपना एक उम्मीदवार देगा। तो अगर कुछ महत्वपूर्ण प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो इसकी शुरुआत विधानसभा के चुनाव से ही होनी चाहिए कि जो इंडिया गठबंधन में जो शरीक घटक दल हैं उनमें एकजुटता है, कहीं कोई बिखराव नहीं है, कोई विग्रह नहीं है। तो ये संदेश जाना चाहिए था और लेकिन कुछ दुखद सूचना मध्य प्रदेश के चुनाव में जहां आप जिक्र कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि वहां इन प्रदेशों में जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने लड़ रही है, जहां तक कि जो सूचना हमको है, और मैं इसको कह सकता हूं कि चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी के सामने वहाँ चुनौती कांग्रेस दे रही है, कांग्रेस मजबूती से वहाँ खड़ी है। तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जहां वो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जहां वो जीते थे चुनाव या नंबर 2 पर थे, उन विधानसभा क्षेत्रों को, उन सेगमेंट्स को पहचान के समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने उन सीटों को मांगा था। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को बड़े हृदय से इस पर विचार करना चाहिए था और उनको दिलेरी दिखानी चाहिए थी, और ये संदेश नहीं जाना चाहिए था कि ये गठबंधन विधानसभा में नहीं है, ये गठबंधन केवल लोकसभा में है। ये संदेश जाना उचित नहीं है, क्योंकि जनता ये चाहती है कि जनता किसी भी महत्वपूर्ण चुनाव में, क्योंकि लोकसभा का चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है, विधानसभा का चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, ये जनता की दृष्टि में ऐसा नहीं है। जनता की दृष्टि में
अहम चुनाव विधानसभा का भी है हाँ। और लोकसभा का चुनाव तो है ही है। जी, तो इसकी शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। मैं तो इसके आगे चल के सोचता हूँ हाँ। कि अगर इंडिया गठबंधन बना जी, तो जनता ये चाह रही थी कि आप साझा कार्यक्रमों के साथ जनता के बीच में जाएं, साझा रैलियां करें, साझी सभाएं करें, जी, हाँ, जी। और कार्यक्रमों के साथ एक मंच पर आप जाएं। हाँ। और जो क्षेत्रीय दल जिन प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले मजबूती से लड़ रही हैं, हाँ। तो इंडिया के सभी गठबंधन दलों का दायित्व ये बनता है कि वहां राजनीतिक हवा बनाने के लिए उस दल की मदद करें। जी, जी। और अगर बिखराव का या विघटन का या मनमुटाव का अगर इस तरह की खबरें जाती हैं तो ये शुभ हाँ, संकेत नहीं शुभ है संकेत और जनता नहीं में है। अच्छा संदेश नहीं जा रहा जी, है। जी। और आज भी मेरा ये अपील है कि जो जवाबदेह और जिम्मेदार लोग हैं वो समय रहते इन चीज़ों पर गंभीरता से विचार करेंगे और इसको समय रहते इसको रिजॉल्व कर लेंगे। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने जनता खबर के साथ में अपना पूरा जेपी से लेकर आज की राजनीति तक के अनुभव साझा किए। आप सब देखते रहिए जनता खबर। ये थे माननीय सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी, जनता दल विधानमंडल दल के नेता, पूर्व विधायक। आप सब देखते रहिए जनता खबर। धन्यवाद।